हेलो दोस्तों, वेलकम टू A1 क्लासेस। मैं अमर श्रीवास्तव आपके बीच लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक डीपली समझाऊंगा। डीपली समझाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या होता है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में कहीं पर स्थित होता है तो इस स्थिति को इलेक्ट्रोस्टैट्स कहा जाता है। स्टेट्स का मतलब स्थिर, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है हमारा चार्ज से, आवेश से। तो आवेश का मतलब होता है, चार्ज का मतलब कि जब किसी पदार्थ पर या तो धनावेश उत्पन्न हो जाए या ऋणावेश उत्पन्न हो जाए। धनावेश ऋणावेश का क्या मतलब होता है कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर वहां से लॉस हो जाता है, जैसे सोडियम है, सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लॉस होने के बाद इस पर धनायन चिन्ह हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर निगेटिव की कमी हो जाए किसी परमाणु पे तो वो परमाणु धनायन बन जाता है। इसका मतलब कि अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है सामान्य अवस्था से तो कहा जाता है कि उस पर धनावेश बन गया, यानी पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है उस परमाणु के ऊपर तो ऐसी अवस्था में वो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ऋणायन, और ऋणायन बढ़ जाना का अर्थ होता है अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो हो जाएगा निगेटिव चार्ज। अब रीजन क्या है कि क्यों होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों होता है, कब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो डिपेंड करता है कि वह परमाणु किस प्रकार का है। अगर वो परमाणु धनात्मक होता है तो उसमें धनावेश बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगर वह पे ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो वह ऋणावेश बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब हमें पता है सभी जितने भी प्रकार के धातु होते हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे सोडियम एक धातु है तो धातु धनायन बनाया है ये Na+। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित हो जाता है। तो इसे आवेश कहा जाता है। आवेश का मतलब होता है कि जब पर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाए या और इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाए तो वह आवेशित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है उस परमाणु पे या पदार्थ पे तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं। जैसे एग्जाम्पल, अब हमें ये पता है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉनों पर +11 E चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर उसका ही माइनस चार्ज होता है। अब हम देखेंगे अगर किसी आवेश पे इन दोनों का आवेश जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है 0 कूलम आवेश। इसका मतलब कि किसी भी परमाणु पे न तो धन आवेश होता है न तो ऋणावेश होता है। यह धनावेश ऋणावेश कब उत्पन्न होता है? जब या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए या तो उस पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ऋणावेश बन जाएगा। जैसे एग्जांपल क्लोरीन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके माइनस चार्ज बनाता है तो ये ऋणावेश हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ये ज्यादातर प्रवृत्ति पाई जाती है धातुओं में। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक हम लोग चार्ज की बात करेंगे आज, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के बारे में। बाउंड चार्ज जैसे हमने सीखा है कि बाउंड का मतलब होता है जब किसी पर कोई बंधन लगा होता है, यानी कि उस पे रूल्स लगते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके कोई न कोई नियम का पालन करता है वो, तो ऐसे चार्ज को बाउंड चार्ज कहा जाता है। और वे चार्ज जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, जो परमाणु के नियम है उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे चार्ज को फ्री चार्ज कहा जाता है। जैसा कि हम समझते हैं कि अगर किसी मनुष्य को फ्री कर दिया जाता है, वो भी किसी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानता है, वैसे ही फ्री चार्ज भी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एटम के, उन एटम्स के रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है वो, तो अपनी मर्जी का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल कहा जाए, हमें ये पता है कि कोई भी एक न्यूक्लियस होता है
एटम में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं एक डिफिनिट ऑर्बिटल में। ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये एक डिफिनिट ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने नियम का पालन कर रहे हैं, इस परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को बाउंड चार्ज कहा जाएगा, यानी ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, ये भी एक फिक्स जगह पर स्थित होता है किसी परमाणु के अंदर, यानी वो भी अपने नियम से बंधा हुआ है। तो इस पर चार्ज को भी, यानी न्यूक्लियस है जो है वो भी एक बाउंड चार्ज होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए इसमें कि कोई एक अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर है, सपोज करिए, अब हमको ये पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे नाभिक का प्रभाव, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पे कमजोर होता जाता है। हमें पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स के कुछ लिमिटेशंस होती है। वो लिमिटेशंस क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। अब इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इस पे बीच लगने वाला जो बंधन है यह कमजोर पड़ने लगता है। और अगर हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा एनर्जी दे दिया जाए, कुछ एनर्जी इसको अलग से दे दिया जाए, तो ये क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं। और जैसे ही अपने ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं वैसे ही ये जो इनके चारों ओर ये चक्कर लगाते थे पहले, यह अपना रैंडम मोशन करने लगते हैं। रैंडम का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार मोशन करने लगते हैं। ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे चार्ज को फ्री चार्ज कहा जाता है। और फ्री चार्ज में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ सकता है और छोड़ करके रैंडम मोशन कर सकता है। तो फ्री चार्ज में हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो एटम को छोड़ देते हैं और उसी में अपना रैंडम मोशन करने लगते हैं। तो ऐसे चार्ज को फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाउंड चार्ज क्या होता है, जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी अगर इसमें चक्कर ही लगा रहे हैं तो ये जो चार्ज होंगे इन्हें बाउंड चार्ज कहा जाएगा। अब बाउंड चार्ज आपको क्लियर हो गया होगा, फ्री चार्ज भी क्लियर हो गया होगा कि फ्री चार्ज क्या होता है और बाउंड चार्ज क्या होता है। आगे हम समझेंगे कि ये फ्री चार्ज बनता कैसे है। तो अगर कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमें ये पता है कि ढेर सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा कि नील्स बोर ने बताया था, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले में मान लीजिए 2 है, दूसरे में 8 है, 5 + 3 8, और एक और ऑर्बिटल में बना दे रहा हूं, यहाँ पे एक और चार्ज है। तो इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये सोडियम एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की दूरी R1 ये कम है, यहां से दूरी R2 ये थोड़ी सी ज्यादा है। तो जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना ही इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ने लगता है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अब हमको दिख रहा है कि जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था यह बहुत क्षीण हो जाता है।
और छेड़ होने की वजह से इन पे अगर हम थोड़ा सा एनर्जी दे दे, थोड़ी सी एनर्जी भी दे देते हैं हम लोग इसको, तो ये आसानी से अपने ऑर्बिटल को छोड़ देता है। और जब ऑर्बिटल को छोड़ देता है तो यह रैंडम मोशन करता है, चाहे जैसे ये कर सकता है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से मोशन कर सकता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन ऐसे क्यों करता है? क्योंकि अगर वह किसी से टकराता है, जैसे ही किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए या फिर किसी एटम से टकरा जाता है, तो वह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे कैरम बोर्ड हम खेलते हैं तो वह जितने वॉल से टकराता है उतनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, जितने क्वाइन से टकराता है उतनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। वैसे ये इलेक्ट्रॉन जितनी बार भी किसी भी एटम से या किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ओवरऑल उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ओवरऑल का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करते रहते हैं, जिस मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई प्रभावी विस्थापन नहीं होता कि यह एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हों, तो इसलिए इसका विस्थापन हम शून्य मानते हैं। और लेकिन यह हमेशा गति करता रहेगा। तो ये तरीका था हमें फ्री चार्ज को समझने का। फ्री चार्ज क्या होते हैं? जो रैंडम मोशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु को छोड़ देंगे और रैंडम मोशन करेंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री चार्ज कहा जाता है। अब ये फ्री चार्ज हम बनाते कैसे हैं ये समझिएगा। जैसे हमने ये देखा है कि जब हम किसी प्लेन सरफेस पे किसी खुरदुरे सरफेस को रब करते हैं तो जो प्लेन सरफेस होता है उस पर कुछ स्क्रैचेज आ जाते हैं। और वो स्क्रैचेज क्या करते हैं? वो स्क्रैचेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्क्रैच हो जाते हैं, वो खुरदुरे पार्ट पे चिपक जाते हैं। अब ये जो खुरदुरे पार्ट पे चिपक जाते हैं, अब चूंकि इनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से एनर्जी हीट जनरेट होती है, ये हीट फाइंड होता है उसको। अब वो क्या करता है, जब वो हीट पा जाता है इलेक्ट्रॉन, तो अपने ऑर्बिटल को छोड़ करके उच्च कक्षाओं में जाने की कोशिश करता है। और उच्च कक्षाओं में जाने की कोशिश करता है तो वह ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। जब वो बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि पहले दोनों ही एटम या दोनों ही सब्सटेंस क्या थे? न्यूट्रल थे। ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसफर हो गया, तो क्या हुआ? हमें पता है कि इस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने समझा है अभी को कि इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इस पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी वो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए हैं और वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम में आ जाते हैं और रैंडम मोशन करते हैं, तो वे हो जाते हैं निगेटिव चार्ज। और चूंकि इस पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब होता क्या है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब ये हमको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अंदर की ओर कार्य करेगा, तो यह इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। मान लेते हैं ये F12 है, यह F21 है। अब F12 क्या है? यह F12 है फर्स्ट एटम पे या फर्स्ट सब्सटेंस पे सेकेंड सब्सटेंस द्वारा लगाया गया फोर्स, और 21 क्या है? सेकेंड सब्सटेंस पे फर्स्ट सब्सटेंस द्वारा लगाया गया फोर्स है। तो ऐसे फोर्स में देखते हैं हम लोग कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। F12 की डायरेक्शन ये है, F21 की डायरेक्शन इधर की ओर है। तो इस प्रकार के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ओवरऑल फोर्स 0 हो जाता है। तो केवल यह फोर्स इन दोनों के लिए ही कार्य करता है। अब यहां पर हमको एक चीज समझना है कि F12 और F21 की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन
मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों का। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें पता है कि जो एक फोर्स होगा F12, अगर हम इसको वेक्टर टर्म में लिखते हैं तो यह निगेटिव ऑफ F21 के बराबर होगा। तो अगर हम देखते हैं इन दोनों फोर्स को ऐड कर दिया जाए, यानी F12 और F21 को ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा, हमको पता है अगर यह इस तरफ ट्रांसफर करते हैं हम इसको, तो यह साइन चेंज हो जाएगा और इधर आ जाएगा 0, अर्थात इनका टोटल इफेक्ट कितना होता है, 0 होता है। यानी इसका इफेक्ट इस पर होगा, इस पर, इसका इफेक्ट इस पर होगा, और इसके अलावा इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कहीं पर। केवल ये परमाणु यानी चार्ज पर करेगा। और अगर यह दोनों विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेश का मतलब अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर निगेटिव चार्ज है, तब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। और अगर यह दोनों समान चार्ज हैं, समान चार्ज का मतलब अगर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सन काम करता है, और रिपल्सन हमेशा बाहर की ओर काम करता है। अब यहां पर हमने देख रहे हैं कि F12 इधर की ओर लग रहा है, F21 उधर की ओर लग रहा है। यहां पर भी डायरेक्शन अपोजिट है, यहां पर भी अगर देखा जाए तो F12 प्लस F21 की वैल्यू 0 ही आएगी। बस अंतर क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अंदर की ओर लग रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन बाहर की ओर लगेगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन कब लगेगा, जब एक जैसे चार्ज एक दूसरे के पास रखे गए होंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइड के हैं, यानी अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सेम है तो रिपल्सन लगेगा। सेम का है, जैसे मान लीजिए निगेटिव है, यहां पर भी अगर निगेटिव है तो इन पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, और ये भी एक दूसरे के अपोजिट में ही लग रहे हैं। यहां पर भी अपोजिट में लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, और यहाँ पर बाहर की ओर लग रहे हैं। जब फोर्स बाहर की ओर लगता है तो उसे रिपल्सन फोर्स कहा जाता है। अगर फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब कार्य करेगा, जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर सेम चार्ज होंगे, दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। आगे हम लोग इसको समझेंगे और भी बेहतर तरीके से। अब सपोज करते हैं हम लोग कि दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज को एक जगह से लटका दिया गया है, इस तरीके से। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि यह पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन कहाँ की ओर काम करता है, तो यह काम करता है बाहर की ओर, यानी इस पर बाहर की ओर फोर्स लगेगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, इसका रिजल्ट मिलेगा कि ये जो दोनों है यह एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। हमें पता है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है तो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश होती है, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगर यही चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तब इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और यह क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और वह कितना पास आएंगे डिपेंड करेगा कि उनकी इफिशियंसी कितनी है। तो इस तरीके से ये बता रहा है कि ये टंगा हुआ था पहले। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइन है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी ये पास पास आ जाएंगे। और अगर
यह दोनों सेम टाइप्स ऑफ चार्ज हैं, तो यह दूर चले जाएंगे। तो दूर चले जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, पास आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस तरीके से ये साइन ना दे करके केवल ये चिन्ह बना दिया है, मतलब कि यह फिगर बना दिया जाता है, ये चिन्ह नहीं बताया जाता है, तो वही हम लोगों को पता हो जाना चाहिए कि इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा। और अगर दूर दूर गए हैं तो दोनों या तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। और भी समझते हैं आगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सिंपल सा फंडामेंटल है इसका, कि हमें पता है कि जो किसी भी परमाणु पे चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। या तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, और या तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, यानी न एक्सेस है न लैक है। तीन ही कंडीशन हो सकती है। तो अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और अगर उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और अगर नो लैक एंड नो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पे न्यूट्रल चार्ज यानी जीरो चार्ज हो जाता है। अब हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी चीज पर चार्ज उत्पन्न होता है। तो अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए परमाणु है एटम, और इस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, यानी वो उससे छोटा नहीं हो सकता। तो अगर वो उससे छोटा नहीं हो सकता तो जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो यह एक होल नंबर के रूप में निकलेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या दो इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1.7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यह जब भी आएगा तो एक होल नंबर के रूप में आएगा। अब ये होल नंबर के रूप में आएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, 200 इलेक्ट्रॉन होंगे, 400 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वह पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कि 4/5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चूंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होता है, तो उस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इतना ही निगेटिव चार्ज। तो जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पे Q इक्वल्स N इंटू E चार्ज होता है। अब यहाँ पे N क्या है? N है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आए हैं या जो निकले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम आगे साइन लगा देंगे माइनस का। अगर निकल गए हैं वहां से इलेक्ट्रॉन तो वहां पे हम पॉजिटिव चार्ज का साइन लगा देंगे। और अगर उसमें से न इलेक्ट्रॉन निकले हैं न इलेक्ट्रॉन आया है तो उस पे जीरो चार्ज होगा। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है एल्युमिनियम 3+। अब एल्युमिनियम 3+ पे कितना चार्ज होगा? अगर एक एटम की बात करें तो हमें पता है कि 3+ का मतलब होता है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो हमको ये पता चला कि N की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 है और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमको Q क्या प्राप्त होता है? N की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन की लैक है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आगे हम प्लस साइन लगा लेंगे। तो कितना होगा 3 इंटू 1.6 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज होता है उत्पन्न एल्युमिनियम 3+ के एक एटम या एक आयन के ऊपर।
एल्यूमिनियम 3+ के एक आयन पे 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि कोई एक परमाणु है जिस पर, या कोई एक पदार्थ है जिस पर एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब कितने चार्ज एक्सेस पे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन एक्सेस चार्ज पे हैं। तो Q इक्वल्स क्या होता है, N इंटू E। अब हम N की वैल्यू रखेंगे 500 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब चूंकि हमें पता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कितना होगा, ये हो जाएगा -800 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, -8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। तो इतना चार्ज उत्पन्न हो जाएगा उस पदार्थ पर। और भी एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछें O2- ऑक्सीजन का जो आयन है उस पर 2 माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब कि माइनस चार्ज का मतलब इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और चूंकि माइनस चार्ज है, आगे माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी से निकलेगा तो वह होल नंबर के रूप में निकलेगा। इसका मतलब होगा कि Q इक्वल्स N इंटू E, वेयर N इज अ होल नंबर, N एक होल नंबर है। और ये प्लस माइनस कब होगा, प्लस माइनस प्लस कब होगा, जब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। माइनस कब होगा, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज हो जाएगा। और भी चीजें हम समझेंगे इसमें, वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको तेजी से फैलाएं। धन्यवाद।